नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं जाति संरचना एवं व्यवसाय के बारे में। ज़्यादा देर ना करते हुए, पूरे भारत में ये देखा गया कि जाति संबंधी निषेधों का पालन आज उतनी कड़ाई से नहीं हो रहा। मतलब जातियों में जैसे दूसरी जाति से विवाह नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं मनाही होती है। तो जो भी निषेध हैं जातियों में कि इस चीज़ें नहीं करनी, उन अब के ज़माने में देखा जाए तो कड़ाई से पालन नहीं होता। मतलब अब के लोग इतना नहीं मानते हैं जितना कि कुछ दशकों पूर्व होता था, जितना पहले होता था। जाति का वंशानुगत व्यवसाय के साथ संबंध पूर्व काल में जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता हुआ करता था। मतलब कह सकते हैं कि एक जो उनका व्यवसाय था वो जाति से जुड़ा हुआ था पहले ज़माने में। अभी भी मिलेगा ऐसा। जाति का ये इतना अभिन्न अंग था कि कुछ समाजशास्त्रियों ने यहाँ तक कहा कि जाति व्यावसायिक विभेदीकरण के व्यवस्थीकरण से अधिक कुछ नहीं। मतलब कह सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो समाजशास्त्री थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो व्यवसाय है वो कहीं ना कहीं जाति से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। वस्तुतः ये कहा जा सकता है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था थी जो प्रत्येक को किसी न किसी व्यवसाय के साथ आश्वस्त करती थी। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसका व्यवसाय जो है वो जाति से जुड़ा हुआ होता था। चाहे कह सकते हैं कुम्हार को ले लीजिए, चाहे कसाई को ले लीजिए, तो कह सकते हैं व्यवसाय से उनका जुड़ा हुआ था, जाति से संबंधित था थी। अंततः ये आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक समूहों के मध्य प्रतिस्पर्धा, मतलब होता है कंपटीशन। ये आर्थिक क्षेत्र में सामाजिक समूह के मध्य प्रतिस्पर्धा नियंत्रित करने का एक तरीका थी। श्रीनिवास के अनुसार यदि दस्तकारों, व्यापारियों, सेवक जातियों जैसे व्यावसायिक श्रेणियों की बढ़ती हुई जनसंख्या खेती पर निर्भर हो जाती तो जनसंख्या वृद्धि के कारण जाति व्यवस्था का व्यावसायिक पक्ष पूरी तरह टूट गया होता। अगर पूरी जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो गई होती तो कहीं ना कहीं जो व्यवसायिक कह सकते हैं परंपरागत जो व्यावसायिक जाति के आधार पे जो कार्य करते हैं जैसे दस्तकारी, व्यापारी या सेवक, ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता अगर सारे लोग कृषि पर निर्भर हो जाते तब। परंपरागत रूप से खेती सभी जातियों के लिए एक आम व्यवसाय थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा यहाँ तक कि वैश्य भी खेती पर निर्भर रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की विशिष्ट जीवन शैली अनुष्ठानिक दृष्टि से उच्च व शुद्ध होती है, मतलब कह सकते हैं अपनी जो जीवन शैली है जिस प्रकार वो जीवन अपने कह सकते हैं जीवन यापन करते हैं, अनुष्ठानिक दृष्टि से अगर वे ऊंचे हैं या शुद्ध होती हैं तो उसे ऊंचा माना जाता है। धार्मिक तौर पे आप कह लीजिए जो अनुष्ठान करते हैं वो कहीं ना कहीं उच्च और ऊंचा माने जाते हैं। और यदि उसकी विशिष्ट जीवन शैली अनुष्ठानिक रूप से निम्न व अशुद्ध होती हैं तो उन्हें नीचा माना जाता है। यहाँ जीवन शैली का तात्पर्य इस बात से है कि उसका व्यवसाय धार्मिक संस्कारों अनुष्ठान के रूप से शुद्ध या अशुद्ध है। मतलब कि धार्मिक रूप से वो कैसे कार्य करता, धार्मिक संस्कारों मतलब होता है कि अपने कार्य किस प्रकार करता है, धर्म से जुड़ा हुआ काम करता है या अधर्म से जुड़ा हुआ काम करता है। अब जैसे एग्जाम्पल दूँ, जैसे जो कसाई का काम करते हैं तो वो धर्म से जुड़े हुए नहीं हो सकते, लेकिन जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इसी में ये चीज़ बताई गई है कि जो धर्म संस्कारों अनुष्ठानों के रूप में शुद्ध या अशुद्ध हैं व्यवसाय से। उदाहरण के लिए ब्राह्मण पुजारी का परंपरागत पेशा धार्मिक दृष्टि के अनुसार शुद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश के चमार जैसे चमड़े का काम करने वाली जाति का पारंपरिक पेशा धार्मिक संस्कारों के अनुसार अशुद्ध माना जाता है कि ये काम अशुद्ध है। परंतु जाति व्यवस्था की उल्लेखनीय बात यह है कि
भोजन, व्यवसाय आदि से संबंधित जीवन शैली के अनुसार पदक्रम में तथा भारत के अनेकों क्षेत्र में वास्तविक रूप से देखे गए हैं, उसी जाति के पदक्रम में प्राय साम्य नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए मैसूर के एक गांव रामपुरा में व्यापारी जातियों के शाकाहारी होने के बावजूद उसी गांव के मांसाहारी किसान जातियों से ये व्यापारी जातीय धार्मिक रूप से निम्न मानी जाती है। मतलब कह सकते हैं कि जो मांस नहीं खाते हैं फिर भी उनको निम्न माना जाता है, और जो मांस खाते हैं फिर भी कहीं न कहीं उनको एक शुद्ध या कह सकते हैं धार्मिक रूप से उच्च माना जाता है। कहीं कहीं ऐसा मिला देखने को। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। मैसूर गांव के एक रामपुरा में व्यापारी जातियों के शाकाहारी जो कि धार्मिक रूप से उच्च माने जाते हैं, व्यापारी जातियों के शाकाहारी होने के बावजूद उसी गांव के मांसाहारी किसान जातियों से ये व्यापारी धार्मिक रूप से नीचे मानी जाती है। जातिगत व्यवसाय तथा धार्मिक श्रेणीबद्धता में दूसरी विसंगति ये है कि धोना, बहुराना, स्वीपिंग मतलब होता है, जानते होंगे स्वीपिंग किसे कहते हैं, स्वीपिंग तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यकलाप सभी करते हैं, जैसे कपड़े धोना या सफाई करना, तो इसी प्रकार के सभी कार्यकलाप सभी करते हैं। परंतु जब इन्हीं कार्यों को उस जाति के सदस्य करते हैं जिनका पारंपरिक व्यवसाय यही करना है, तो ये जातियां अशुद्ध मानी जाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि जो अशुद्ध मानी जाती हैं, जिनका पारंपरिक रूप से कहा जाए उनका ये व्यवसाय है, अगर वो लोग करते हैं तो उनको अशुद्ध माना जाता है, और जिनका ये व्यवसाय नहीं है वो करते हैं तो उनको अशुद्ध नहीं माना जाता। अंततः किसी जाति का किसी व्यवसाय से परंपरागत संबंध ही स्थानीय, जिनका पारंपरिक व्यवसाय यही करना है, तो ये जातियां अशुद्ध मानी जाती हैं। अंततः किसी जाति का किसी व्यवसाय से परंपरागत संबंध ही स्थानीय जातिगत पदक्रम में उस जाति का स्थान निर्धारित करता है कि वो उसका पेशा क्या है। यही जाति के आधार पर ही उसका पेशा क्या है, यही चीज़ निर्धारित करता है कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, अशुभ कर रहा है या शुद्ध कर रहा है। इसी जाति के आधार पर ही उसको मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस व्यवस्था में कुछ जातियां मालिक होती हैं व कुछ जातियां सेवक होती हैं। सेवक मतलब जो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, और मालिक होते हैं जो सेवाओं को लेते हैं। सेवक जातियां भूपति, उच्च एवं मध्य स्थित जातियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। जो बड़े बड़े भूस्वामी होते हैं, भूमि के स्वामी होते हैं, बड़े बड़े लोग, उनको अपनी सेवा प्रदान करते हैं तथा बदले में इन्हें नगद तथा वस्तुओं के रूप में भुगतान होता है। नगद रुपए मिलते हैं या इनको कोई वस्तुएं दे दी जाती हैं। मालिक जातियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं तथा मालिक होना इन जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। या राजनीतिक तौर पर ही अच्छे उसमें के होंगे स्टेटस में, या आर्थिक तौर पे काफ़ी अच्छे, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो इस बात पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उत्तर में राजपूत, भूमिहार, जाट मालिक जातियां हैं। ये मालिक जातियां हैं कहाँ पे? उत्तर में राजपूत और भूमिहार, तथा दक्षिण में कम्मा, रेड्डी व लिंगायत मालिक जातियां हैं। दक्षिण में कौन है? कम्मा है, रेड्डी हैं और लिंगायत मालिक जातियां हैं। सेवक जातियों में ब्राह्मण आते हैं, नाई आते हैं, बढ़ई, लुहार, पानी लाने वाले आते हैं जो पानी लेकर आते हैं, चमड़े का काम करने वाले आदि आते हैं, जो सेवक होते हैं, जो सेवाएं प्रदान करते हैं अपनी। बड़े बड़े भूमि जमींदार लोगों को कह सकते हैं, उनको सेवाएं देना काम होता है इनका। आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझने के लिए, जो क्षेत्र की हमने विभिन्नताएं देखी, डिफरेंस देखा, क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझने के लिए हमें भूस्वामित्व, भू राजस्व परिस्थिति तथा जजमानी प्रथा के संबंधों की निरंतरता के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। जातीय संरचना तथा भौगोलिक विशेषताओं पर आर्थिक संगठन बहुत निर्भर करते हैं। किस पे? जातीय संरचना पर और भौगोलिक विशेषताओं पर आर्थिक संगठन बहुत निर्भर करते हैं, तथा इसके विपरीत अगर देखा जाए,
जाति संरचना व भौगोलिक विशेषताओं की निर्भरता आर्थिक संगठनों पर निर्भर करती है। उच्च जाति परिस्थिति तथा भूस्वामित्व में अनुकूल सहसंबंध होता है। उच्च जाति के जो लोग होते हैं और जो भूमि के स्वामी होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक संबंध होता है, एक सहसंबंध होता है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ ही बनती है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी जो बैठक होती है, जो बैठते हैं वो तो बड़े बड़े लोगों के साथ ही बैठते हैं। तो यही समझ लीजिए, जाति परिस्थिति की बात की जाए, उच्च जाति परिस्थिति तथा भूमि के स्वामी में अनुकूल सहसंबंध होता है। व्यावसायिक पदक्रम में सबसे ऊपर उन परिवारों का समूह होता है। व्यावसायिक क्रम में, व्यवसाय के आधार पर कहा जाए, परिवार सबसे ऊपर क्षेत्र में लगभग व्यावसायिक पदक्रम में सबसे ऊपर उन परिवारों का समूह होता है जो कि गांव क्षेत्र में लगभग सारी भूमि पर अधिकार के स्वामी होते हैं। व्यावसायिक पदक्रम में बात की जाए तो सारे भूमि के वो स्वामी होते हैं। यही परिवार सर्वोच्च जातियों के सदस्य भी होते हैं। जो बड़ी बड़ी जातियां होती हैं उन्हीं के सदस्य होते हैं ये लोग। इस पदक्रम में दूसरे स्थान पर जागीर आते हैं। जागीर प्रबंधक, लघु आकार की भूमि के मालिक, जो छोटी भूमि के मालिक होते हैं। जाति श्रेणीबद्धता में सर्वोच्च स्थान के बाद द्वितीय स्थान इन परिवारों का होता है। जो छोटी छोटी जो जातियां होती हैं, कह सकते हैं, जिनकी आकार में भूमि, ये भी भूमि के मालिक होते हैं, पर इनकी जो भूमि होती है वो कम मात्रा में होती है। जबकि अगर बात की जाए जमींदारों की बात की जाए, उनकी जो जागीरें होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। छोटे काश्तकार तथा उप काश्तकार माध्यम स्तर के जाति समूह होते हैं। जो छोटे होते हैं और जो कह सकते हैं माध्यम स्तर के होते हैं, वो जाति समूह के होते हैं। अंतः श्रमिक जो मजदूर होते हैं, श्रमिक निम्नतर स्तर की जातियों के होते हैं। छोटी जातियों कह सकते हैं, जो मजदूर होते हैं वो निम्नतर स्तर की जातियों के होते हैं। जाति एवं वर्ग स्तरों के मध्य इस प्रकार के सहसंबंध की चर्चा रामकृष्ण मुखर्जी तथा आंद्रे बेते जैसे समाजशास्त्रियों ने की। तो बस इसमें यही चीज़ बता रखी है कि कौन मालिक होता है, कौन सेवक होता है, और इसमें यही चीज़ें बता रखी है और इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया है। हम आगे बढ़ते हैं। उच्च जातियों द्वारा भूस्वामी मतलब होता है जो भूमि के स्वामी होते हैं, बड़े बड़े भूमि के स्वामी होते हैं। उच्च जातियों द्वारा भूस्वामित्व की प्रवृत्ति वर्तमान जातिगत पदक्रम को बनाए रखने व पुनः थोपने में सहायक है। मतलब अपनी कहीं ना कहीं ये जो कह सकते हैं बड़ा उच्च जो उनका कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी उच्च जातियों के ऊपर उच्च जातियों में है, ये कहीं ना कहीं ये अपने आप को वैसे ही बना के रखते हैं। बदलते हुए समय औपनिवेशिक शासन के प्रभाव तथा उनके द्वारा प्रारंभ पाश्चात्य शिक्षा मतलब पश्चिमी शिक्षा के साथ उच्च जाति का वर्ग उच्च वर्ग के साथ समीकरण होना छिन्न भिन्न हो गया है। भूस्वामित्व दौलत तथा शक्ति के अर्थ में बात की जाए तो अब छिन्न भिन्न हो गया है। मतलब कह सकते हैं कि अब थोड़ा कम हो चुका है, इतना ज़्यादा नहीं अब इनका चलता, समझ लीजिए। इन परिवर्तनों के बावजूद जाति श्रेणी बद्धता के धार्मिक अनुष्ठानों के मापदंड काफ़ी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। देखा जाए तो प्राचीन कालों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं था। उस समय दौलत और शक्ति के धर्मनिरपेक्ष मापदंड जाति की परिस्थिति को निर्धारित करते थे। सिर्फ धन और दौलत के आधार पर ही जाति को निर्धारित किया जाता था कि ये ऊंची हैं या नीचे, जिसमें भूस्वामी एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जो भूमि के स्वामी थे, इनका एक महत्वपूर्ण पक्ष था। दक्षिण भारत में खूब घूमे हुए फ्रांसीसी दार्शनिक जो फ्रांस के थे, और दक्षिण भारत में इन्होंने काफ़ी चीज़ें दार्शनिक एबी दुबे ने इस पक्ष का बहुत स्पष्ट उदाहरण देते हुए कहा। इन्होंने जो एबी दुबे हैं, इन्होंने काफ़ी एक स्टिक कह सकते हैं, एक उदाहरण देते हुए कहा कि वही जाति सर्वोच्च मानी जाती हैं जिस जाति का देश विशेष का शासक होता है। जिस जाति का देश विशेष का शासक होता है
भले ही वह जाति अन्य क्षेत्रों में कितनी ही नीचे मानी जाती हो। मतलब जिनका कह सकते हैं एक देश के, जिस प्रकार देश का एक राजा होता है उसी प्रकार कह सकते हैं जिसका जो राजा है ये किस जाति का बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं इसी के आधार पर ये ऊंची और नीची जातियों में बदल दिया गया कि ये ऊंची होंगी कि ये नीची जाति होंगी। वही सर्वोच्च जातियां मानी जाती हैं जिस जाति का देश विशेष का शासक होता है, मतलब राजा होता है, भले ही वह जाति अन्य क्षेत्रों में कितनी ही नीचे मानी जाती हों। देश विशेष के शासक की जाति के सदस्य अपने शासक की गरिमा से आनंदित होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी ही जाति कोई प्रधानमंत्री बन जाए आपकी जाति से ही, तो आपको गर्व महसूस होगा कि हमारी जाति से प्रधानमंत्री बन गया। तो उसी प्रकार इसमें बोला गया है कि देश विशेष के शासक की जाति के सदस्य अपने शासक की गरिमा से आनंदित होते हैं। जब हमने क्षेत्र विन्यास को देखा तो पाया कि उत्तर प्रदेश के मैदानों में दो या दो से अधिक कृषि का कार्य करते हैं, 2 या 2 से अधिक कृषि जातियां साथ साथ पाई जाती हैं। वहाँ पर बहुत अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति समूहों की उपस्थिति भी बड़ी संख्या में पाई जाती है। अनुसूचित जो जातियाँ होती हैं उनकी भी संख्या बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। यही जातियाँ इन क्षेत्र का श्रमिक बल हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक जाति समूह हैं तथा इनकी प्रकृति विषम है, मतलब कह सकते हैं कई तरह के हैं, विषम है। यहाँ श्रेणीबद्धता में समरूपता नहीं पाई जाती। अंततः दक्षिण क्षेत्रों की भांति यहाँ पर जाति संरचना सुपरिभाषित नहीं है। मतलब जो जातियाँ हैं वो कहीं न कहीं बटी हुई हैं और उनको कह सकते हैं कि सभी का अपना एक व्यवसाय दे दिया गया है। और जिस प्रकार दक्षिण भारत की बात की जाए तो वहाँ पे परिभाषित हैं, और अगर यहाँ उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे सुपरिभाषित मतलब होता है जो परिभाषित ना हो। परिभाषित का अर्थ होता है जिसको एक्सप्लेन कर दिया गया हो, तो जो सुपरिभाषित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में आंध्र बेते के अनुसार, किनके अनुसार? आंध्र बेते के अनुसार हिंदू जनसंख्या में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं थे। कहाँ पे? बंगाल में। जो आपको समझ में आता है उस पर आप ध्यान दीजिए और कोई नहीं, जो एक तरह आप स्टोरी की तरह सुनिएगा, और जो चीज़ नहीं आती उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेन लाइन्स हैं उसको आप ध्यान रखिए। बंगाल में आर्यवेद के अनुसार हिंदू जनसंख्या में क्षत्रिय और वैश्य वर्ण नहीं थे। कहाँ पे? बंगाल में। परंपरागत बंगाल में सप्तसती, माध्यदेशी, हराणी, बारेंद्र तथा वैदिक नामक ब्राह्मणों की 5 श्रेणियां थीं वहाँ पर बंगाल में। इनमें तीन की एक मान्य और महत्वपूर्ण अस्मिता थी, मतलब मान्यता थी 3 जातियों की, तथा बंगाल के सामाजिक पदक्रम में महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। एक स्टेटस, अच्छा खासा इनका एक स्टेटस था बंगाल के सामाजिक पदक्रम में। जाति पदक्रम जिसमें से बंगाल में सिर्फ 2 पाए जाते थे। जाति पदक्रम के दूसरी ओर शूद्र थे। दूसरी ओर बात की जाए तो शूद्र लोग थे। ये शूद्र भी अपने वंशानुगत व्यवसाय के आधार पर स्वच्छ और अस्वच्छ जातियों में बटे हुए थे। मतलब कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, इन जातियों में बटे हुए थे। किसके आधार पर? व्यवसाय के आधार पर। पदक्रम में सबसे नीचे कई समूहों को एक बड़ा वर्ग था जिन्हें सामूहिक रूप से चंडाल या अस्पृश्य कहते थे। पदक्रम में सबसे नीचे कई समूहों का एक बड़ा वर्ग था जिन्हें सामूहिक रूप से चंडाल या अस्पृश्य कहते थे। मतलब जिनके साथ जो कह सकते हैं इनको गांव से बाहर ही रखा जाए। चंडाल लोग कह सकते हैं ये इंसान ही होते थे, लेकिन इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अस्पृश्यता, भेदभाव या छुआछूत जैसा व्यवहार होता था। अस्पृश्य कहते थे। और जो तकनीकी रूप से 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। ये वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, जो तकनीकी रूप से 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। आगे बढ़ते हैं।
उड़ीसा के एक पर्वतीय गांव बिसीपारा के अध्ययन के आधार पर बेली के अनुसार उड़ीसा के अधिकांश भूमि पर योद्धा जातियों का स्वामित्व था। जो योद्धा थे, जो कह सकते हैं युद्ध में लड़ाई करते थे, उनकी जातियों के बारे में बात की जा रही है। योद्धा जातियों का स्वामित्व था तथा ये लोग खेतों के प्रबंध के साथ साथ सैनिक कार्य भी करते थे। खेतों का कार्य भी करते थे और सैनिक कार्य भी करते थे। ब्राह्मणों सहित अन्य जातियां इन पर आर्थिक रूप से निर्भर थीं। इन पर कह सकते हैं आर्थिक रूप से, संसाधन के लिए या कुछ भी समझ लीजिए, अपने पानी के लिए, तो आर्थिक रूप से निर्भर थी तथा राजनीतिक रूप से इनके अधीन थी। और राजनीतिक रूप से भी देखा जाए तो ये इनके अधीन थे। केवल एक कृषिक जाति की स्पष्ट प्रभुता वाले क्षेत्रों में हरियाणा और पंजाब आते हैं। इन राज्यों में जाट नामक कृषिक जाति की प्रभुता पाई जाती है। जो जाट होते हैं पंजाबियों में, ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी खासी इनकी प्रभुता थी, एक लीडरशिप में कह सकते हैं इनकी चलती थी। उत्तर की तुलना में तंजौर जिले में जाति व्यवस्था में स्पष्ट पदक्रम पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तर की ओर की बात की जा रही है। अब उत्तर की तुलना में तंजौर जिले में जाति व्यवस्था में स्पष्ट पदक्रम पाया जाता है। मतलब कह सकते हैं कार्य के अनुसार जो उनका व्यवसाय है, पद के अनुसार पदक्रम पाया जाता है, जिसमें ब्राह्मण भूस्वामी है। भूस्वामी मतलब भूमि का स्वामी, ब्राह्मण भूस्वामी है। दक्षिण भारत में हिंदू सामाजिक संरचना ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों तथा आदि द्रविड़ों में स्पष्ट रूप से विभक्त है। मतलब बटा हुआ कह सकते हैं, विभक्त है। ब्राह्मण भूस्वामी हैं। गैर ब्राह्मणों में काश्तकार आते हैं, जो ब्राह्मण नहीं हैं वो काश्तकार हैं। खातेदार हैं, उप खातेदार हैं। काश्तकार व सेवक जातियाँ आती हैं गैर ब्राह्मण में। और ब्राह्मण में तो आप जानते हैं। जबकि आदि द्वर्ण भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं। जो आदि द्वर्ण है, बात की जाए आदि द्वर्ण है, इनके पास भूमि नहीं है, ये भूमिहीन है, खेतीहर मजदूर हैं। उपरोक्त विवरण में क्षेत्रीय विभिन्नताओं में से केवल कुछ विभिन्नताएं दर्शाई गई हैं। इस विवरण से जाति संरचना व व्यवसाय के बीच संबंध के सामान्य विन्यास की रूपरेखा मिल जाती है। अगले भाग में जाति संरचना और शक्ति के माध्य के संबंधों की चर्चा की जाएगी। तो अगला भाग देखते हैं। जाति संरचना एवं शक्ति के बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जाति व्यवस्था में नेतृत्व एवं जाति पंचायतों का केंद्र स्थान है। जाति पंचायत बहुत मुख्य भूमिका निभाती है जाति व्यवस्था में। कुछ जाति समूह में ये शक्ति संरचनाएं अत्यधिक औपचारिक हैं। कुछ जातियों में ये बहुत ही औपचारिक हैं, जबकि अन्य में अनौपचारिक हैं। औपचारिक मतलब होता है जो फॉर्मल एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे आप कहीं स्कूल में जाते हैं तो आप एक औपचारिक मतलब होता है, जैसे आप स्कूल में जाएं तो आप एक लैंग्वेज जो बोलते हैं वो एक कह सकते हैं अपने घर की तरह लैंग्वेज नहीं बोलते आप, तू तो आके बात नहीं करते, जैसे नॉर्मली घरों में ऐसी भाषा चलती है। जबकि अगर स्कूल में बात की जाए तो आप कह के पुकारा जाता है। तो इसी प्रकार जो जैसे तुम हो गया तो ये अनौपचारिक हो गया, और जो आप हो गया ये औपचारिक हो गया। अगर बात की जाए पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 व्यक्तियों का समूह अथवा परिषद होता है। किसी भी गांव में यह वह समूह है जो कि अध्यक्षता करता है, मतलब लीडरशिप कह सकते हैं, अध्यक्षता करता है तथा झगड़े निपटाता है। सामाजिक प्रथाओं को तोड़ने के लिए व्यक्तियों को दंडित करता है, जो सामाजिक प्रथाओं को तोड़ता है, तथा सामूहिक उद्गम प्रारंभ करता है। यहाँ यह बात ध्यान रखें कि 1992 के संविधान में 73वें संशोधन के बाद वैधानिक रूप से प्रयुक्त पंचायत शब्द में तथा ग्राम पंचायत में बहुत भिन्नता है, बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको ग्राम पंचायत में और पंचायत में। किसमें? 73 संशोधन के बाद। वैधानिक परिभाषा के अनुसार पंचायत वह कानूनी स्थानीय निकाय है जो कि चुनाव के द्वारा गठित होता है, जिसमें वैधानिक शक्ति निहित होती है तथा कह सकते हैं सरकारी वैधानिक शक्ति निहित होती है, तथा जिसे विशिष्ट शासकीय उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं।
एक राजा की तरह इन्हें दायित्व सौंपे जाते हैं। कुछ गांवों में अभी भी परंपरागत जाति पंचायतें तथा नेतागण नियंत्रण के शक्तिशाली माध्यम हैं। अभी भी आपको परंपरागत तौर पे कहा जाए तो जाति पंचायतें मिलेंगी जो कहीं ना कहीं नियंत्रण कर रखती हैं और उनके पास काफ़ी शक्ति होती है। कुछ क्षेत्रों में कानूनी शक्तियों वाली जनतांत्रिक पंचायतें तथा पारंपरिक पंचायत एक ही हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ अंशों में अपनी क्रमशः शक्ति संरचना में भिन्नता की उत्तरदायी क्षेत्रीय जाति संरचनाएं ही हैं। यही जानना आवश्यक है कि क्षेत्रीय प्रभुता के लिए जाति में क्या विशेषता होनी चाहिए। श्रीनिवास के अनुसार कोई भी जाति तब प्रभुत्वशील होती है, तब शक्तिशाली कह सकते हैं होती है, जब वह गांव या स्थानीय क्षेत्र में संख्यात्मक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली हो। चाहे गांव में हो या स्थानीय के तौर पे बात की जाए, वो जाति तभी प्रभुत्वशाली होती है जब कोई संख्यात्मक मतलब संख्या में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव डालती हो। संख्या की दृष्टि से भी या तो वो आर्थिक या राजनीतिक प्रभाव डालती हो, तभी वो जाति कहीं न कहीं एक प्रभुत्वशाली होती है। प्रभुत्वशाली जाति की परिस्थिति निम्न मानदंडों पर आधारित प्रतीत होती है। मतलब इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जाति बहुत ही प्रभुत्वशाली है। भूमि का नियंत्रण तथा आर्थिक संसाधन, इनके पास भूमि बहुत सारी होगी, इनके पास आर्थिक संसाधन भी, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तब भी आप कह सकते हैं कि ये बहुत शक्तिशाली हैं। संख्यात्मक शक्ति से कहा जाए तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जो जाति जिनकी प्रभुत्व चलती है तो ये बहुत ज़्यादा संख्या में हो, तो इनका समझ लीजिए इनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा है। और बात की जाए जाति पदक्रम में धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार अपेक्षाकृत ऊंची परिस्थिति में हो। ये धार्मिक अनुष्ठानों में बात की जाए तो ये ऊंची स्टेटस समझ लो, इनका स्टेटस जो होता है वो ऊंचा होता है। आगे बात करते हैं। इसके सदस्यों के शैक्षणिक परिस्थिति, इनके जो सदस्य होते हैं काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और काफ़ी उच्च पोस्ट पर होते हैं। इस आधार पर भी आप जातियों में जान सकते हैं कि प्रभुत्वशाली या शक्तिशाली होते हैं। उपरोक्त कारक विशिष्ट जाति समूह विशेष को सम्मिलित रूप से राजनीतिक प्रभुता की स्थिति प्रदान करते हैं। स्थानीय संसाधनों के प्रबंधकीय अधिकारों में लगभग एकाधिकार नियंत्रण से उस समूह को अन्य व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता मिल जाती है। अन्य व्यक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता मिल जाती है उन जातियों को। संख्यात्मक शक्ति के अकेले, अगर संख्या की बात की जाए, संख्यात्मक शक्ति के अकेले आधार पर कोई समूह सौदेबाजी की लाभदायक स्थिति में नहीं पहुंच सकता। इस शक्ति को आर्थिक शक्ति के समर्थन की आवश्यकता होती है। यदि एक बार आर्थिक अधिकारों का स्वामित्व मिल जाए, स्वामित्व मतलब अधिकार, ये कह सकते हैं अपनी शक्ति, स्वामित्व मिल जाए तो उस समूह का आकार भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रभुत्वशाली जातियों के सदस्यों द्वारा संसाधनों के नियंत्रण के परिणाम स्वरूप ये जाति अन्य व्यक्तियों के लिए निर्णय ले सकती हैं और यही वास्तविक प्रभुता होती है। जो अन्य जातियों के लिए निर्णय ले वही जाति कह सकते हैं प्रभुसत्ता होती है, शक्तिशाली होती है। प्रभुत्वशील जातियों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं निम्न आधार पर समझी जाती हैं कि जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं उसको किस आधार पर समझा जाता है। प्रभुत्वशाली जातियों में क्षेत्रीय विभिन्नताएं इन आधारों पर समझा जा सकता है जो हम पढ़ेंगे। बेहतर आकार की भूस्वामित्व वाली जाति जिस सीमा तक अपने पर निर्भर जातियों के समूह को नियंत्रित करे, वो जिस सीमा तक समूह को नियंत्रित कर सकती है अन्य जातियों के, वहाँ तक उसका समझ ले उसका रौब या उसकी जो प्रभुत्व शक्ति है वो चलती है। आगे बात की जाए जातिगत श्रेणीबद्धता की कठोरता, और आगे पढ़ेंगे एक क्षेत्र में, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एक क्षेत्र में दो अथवा दो से अधिक प्रभुत्वशाली जाति समूह का अस्तित्व। जब दो या दो से अधिक बात की जाए जाति समूह हो तो उसका प्रभुत्व उनके हाथ में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न भागों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है
कि प्रभुत्वशाली जातियां सभी स्थानों पर नहीं पाई जाती। ध्यान से सुनिएगा, सभी स्थानों में नहीं पाई जाती। जिन क्षेत्रों में कोई भूस्वामी समूह अपने आप को संख्यात्मक रूप से बहुमत में स्थापित कर लेता है, बहुमत मतलब वोट के द्वारा स्थापित कर लेता है अपनी जातियों के लोगों को, भूस्वामी समूह अपने आप को संख्यात्मक रूप से बहुमत में स्थापित कर लेता है तथा अपने वशिष्ठ स्वरूप को भी बनाए रखता है। वशिष्ठ स्वरूप मतलब विवाह तथा वंशानुक्रम के नियमों का कठोरता से पालन करके उस स्वरूप को भी वो बनाए रखता है, तो उस समूह के लिए प्रभुता में आना संभव हो जाता है, शक्ति के रूप में आना संभव हो जाता है। उसके पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। स्थानीय शक्ति मुख्यतः जमीन से मिलती है। अगर बात की जाए स्थानीय शक्ति कहाँ से मिलती है, तो जमीन से मिलती है, जो कि संपत्ति का मुख्य स्रोत है। संपत्ति कह सकते हैं, आपकी संपत्ति कितनी है भूमि में, तो कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारी संपत्ति है। तो इस प्रकार कह सकते हैं संपत्ति का मुख्य स्रोत है भूमि। यदि शक्ति किसी एकताबंध तथा संख्यात्मक रूप से शक्तिशाली जाति समूह के हाथ में रहती है तो शक्ति को बनाए रखा जा सकता है। सिर्फ संख्या के आधार पर शक्ति की गारंटी नहीं होती। बहुत संख्या मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या जाति समूह में यदि फूट पड़ी हो तो हो सकता है कि उसके पास शक्ति ना हो। जब कोई बहुसंख्यक जाति समूह राजनीतिक शक्ति बन जाता है, जब कह सकते हैं एक जाति कह सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में जब राजनीतिक शक्ति बन जाता है, वो राजनीति में आ जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नए जनतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जहाँ हर एक का वोट का महत्व होता है, किसी जाति समूह की बहुसंख्या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो किसी भी जाति की जनसंख्या बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं वोट समझ लीजिए उसके हाथ में जाएगा, उस जाति के व्यक्ति के हाथ में जाएगा। तो वही बात इसमें की गई है कि बहुसंख्या और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जाति विशेष को उस हालात में भी शक्ति मिल सकती है जबकि गांव पंचायत की शक्ति के साथ इसके सदस्यों के प्रभावशाली संबंध हो, या तो संबंध हो एक कैसे प्रभावशाली संबंध हो गांव के पंचायतों के साथ। उन क्षेत्रों में जहां धार्मिक समूह तथा जनजातियां अंतर्मिश्रित हों तथा किसी एक जाति के पास पर्याप्त भूमि शक्ति अथवा संख्यात्मक शक्ति ना हो, तो ऐसी दिशा में एक क्षेत्र में दो अथवा दो से अधिक समूह की प्रभुता संभव है। मतलब कह सकते हैं दो लोगों की प्रभुत्व शक्ति कह सकते हैं उनकी दो लोगों की हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं बराबर की और चलती हों, संख्यक तौर पे बराबर हों, भूमि के रूप में बराबर हों और शक्ति के रूप में बराबर हों। जैसे दो लोग हैं, उनके पास काफ़ी शक्ति है, जाति के आधार पर उनके पास काफ़ी लोग हैं जाति के आधार पर कहा जाए, और अगर बात की जाए धन के मामले में तो उनमें भी वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं दो लोग प्रभुत्व संपन्न में आते हैं, शक्ति के रूप में दो लोग सामने आते हैं जिनके पास शक्ति होती है। आगे पढ़ते हैं शक्ति की क्षेत्रीय प्रभुता। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय प्रभुता। प्रभुत्वशाली जाति की विशेषताओं के बाद आइए हम देखें कि क्षेत्रीय संदर्भ में ये किस रूप में पाई जाती हैं। क्षेत्र में जाति एवं शक्ति संरचना के बीच सहसंबंध को उदाहरणों के साथ समझाया जाएगा। कर्व ने मालाबार तट के अपने अध्ययन में एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों को देखा, विवेचन किया या देखा, समझ लीजिए, विवेचन किया। जाति स्तर के क्रम के समांतर जातियों में प्रभुता का क्रम होता है। छुआछूत के धार्मिक अनुष्ठानों के धारणाओं से उच्च स्तरीय जाति की विशिष्ट प्रकृति और अधिक पक्की हो जाती है। इस क्षेत्र की उच्च स्तरीय ब्राह्मण जातियों के पास, जो उच्च स्तर के होते हैं, ब्राह्मण जातियों के पास भूमि, संपत्ति, शक्ति व नियंत्रण है। भूमि भी है, शक्ति भी है और नियंत्रण भी है। इसके अतिरिक्त उन्हें अनुष्ठानों के पारंपरिक अधिकार भी प्राप्त हैं। उनको जो कोई भी अनुष्ठान होता है, किसी भी जन्म से रिलेटेड, विवाह संबंधित
जो भी अनुष्ठान संबंधित है उनको वो अधिकार भी प्राप्त है। उन्हें मंदिरों में पूजा व धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार भी प्राप्त है। अधीनस्थ जातियां अपने अनुष्ठानिक परिस्थिति के अनुरूप ही पूजा करने के लिए बाध्य हैं। उनको अधीनस्थ कहा जाता है, जो अपने जातियों के या अपने अनुष्ठानिक उसी के आधार पर वह कार्य करें। तो अनुरूप ही अधीनस्थ जातियां अपनी अनुष्ठानिक परिस्थिति के अनुरूप ही पूजा करने के लिए बाध्य होती हैं तथा उन्हें वेद, उपनिषेद आदि जैसे धर्म ग्रंथों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं है। इनकी आर्थिक एवं राजनीतिक अधीनस्था उच्च जातियों की प्रभुतापूर्ण स्थिति को और बढ़ाती है। मतलब कह सकते हैं जो शक्ति में अच्छे खासे होते हैं उनकी शक्ति और कहीं ना कहीं बढ़ती है जब वो राजनीति में आ जाते हैं। तो अनुष्ठानिक व धार्मिक सेवाओं का संगठन, भूस्वामित्व का संकेंद्रीकरण, उच्च जातियों के उच्च पदों के साथ लौकिक शक्ति का सहसंबंध। मतलब कह सकते हैं उच्च जातियों की बात की जाए तो उनकी शक्तियां भी कहीं न कहीं उच्च ही हो जाती हैं। अंतरजातीय संबंधों के समग्र पदक्रम में समरूपता को प्रोत्साहित करता है। उन क्षेत्रों में जहाँ जाति व शक्ति पदक्रम में परस्पर साम्य होती हैं, पदक्रम में और शक्ति में दोनों में समान होती हैं, वहाँ शक्ति, संपत्ति व भूमि उच्च जाति समूह के हाथों में निश्चित रूप से इकट्ठी, संकेंद्रित मतलब होता है इकट्ठी हो जाती है। जो संपत्ति में भी बराबर हों और भूमि में भी बराबर हों, तो उनकी कहीं ना कहीं शक्ति निश्चित रूप से संकेंद्रित हो जाती हैं। इसी के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठानों की मान्यताएं उच्च जाति की उच्च परिस्थिति व निम्न जाति की निम्न परिस्थिति को सशक्त करती है। मतलब जो नीचे वर्गों के लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें नीचे ही समझा जाने लगता है और जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उन्हें ऊंचा ही समझा जाने लग जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर भी कहा जाए तो। यही चीज़ में कहा गया है कि इसी के अनुरूप धार्मिक अनुष्ठानों की मान्यताएं उच्च जाति की उच्च परिस्थिति व निम्न जाति की निम्न परिस्थिति को सशक्त करती है, कहीं ना कहीं मजबूत करती है। निम्न जाति की परिस्थिति नीचे को ही वो ढकेलते हैं कहीं ना कहीं। इस कारण संघ व तनाव न्यूनतम हो जाता है। जो तनाव है, जो संघ है लोगों का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिन क्षेत्रों में जाति तथा शक्ति संरचनाओं के बीच मुख्य संबंध नहीं पाया जाता, जाति और शक्ति के बीच मुख्य संबंध नहीं पाया जाता, वहाँ उपरोक्त उदाहरणों से भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा उससे कहीं ना कहीं डिफरेंस विशेषताएं हमें अलग मिलेंगी। ये संभव है कि जातिगत श्रेणीबद्धता अस्पष्ट हो तथा पदक्रम में परिस्थिति एवं जाति की स्थिति पर विवाद को ये अस्पष्ट प्रोत्साहित करे। यह भी संभव है कि समान स्थिति वाले जाति समूह श्रेणीबद्धता अपनी पारस्परिक स्थितियों के बारे में निरंतर लड़ते रहे हैं। मतलब कह सकते हैं जो छोटे लोगों की जो छोटी जातियां हैं जिनकी वो शक्तियां प्राप्त नहीं हैं, वो आर्थिक रूप पे इतने अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी मांग के लिए अपनी स्थिति जो उनकी स्थिति है जिस वजह से जो कारण है इसके लिए वो उसके लिए कहीं ना कहीं लड़ते हैं। इस स्थिति के लिए जो उन्हें अन्य लोगों के लिए बराबर दर्जा नहीं मिला तो वो लड़ते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप मतभेद और विरोध भी हो जाता है। मतभेद भी दूसरे लोगों से कहीं ना कहीं होता है, चाहे सरकार से ले लीजिए आप, चाहे तो कहीं ना कहीं मतभेद और विरोध हो। समय के साथ इस प्रकार के संघ इकट्ठे हो जाते हैं और समय के साथ धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं। जिनको संसाधनें दूसरे की तुलना में उतने संसाधन नहीं मिले होते हैं, उतनी चीज़ें नहीं मिलती, बराबरी समझ लीजिए, तो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, संघ एक बना लेते हैं, जिसके फलस्वरूप जाति समूह में औपचारिक गुट बन जाते हैं। और जाति समूह में कहीं ना कहीं एक गुट बन जाता है जाति के आधार पर ही। एक जाति समूह में भी गुट हो सकते हैं और ये झगड़े को प्रोत्साहित करते हैं और कहीं ना कहीं ये झगड़े इनमें शुरू हो जाते हैं। जातिगत श्रेणीबद्धता में अस्पष्टता का परिणाम बिखरी हुई शक्ति संरचना होती है। ये जो अस्पष्टता का अर्थ है
इसका अर्थ ये हुआ जो शक्तियाँ हैं, जो संसाधन हैं, वो बराबर हिस्सा सबको नहीं मिला है। इसीलिए कहा गया है कि श्रेणीबद्धता में अस्पष्टता का परिणाम बिखरी हुई शक्ति संरचना है। मतलब शक्ति कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, जिसमें किसी भी एक जाति को आर्थिक, राजनीतिक एवं अनुष्ठानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। दक्षिण पूर्व तटीय भारत का कोरोमोडल क्षेत्र इन तर्कों को वैध सिद्ध करता है। कोई दक्षिण पूर्व तट का एक मॉडल होगा कोरोमोडल, वो कहीं ना कहीं इन तर्कों को वैध सिद्ध करता है, सही सिद्ध करता है। आइए करते हैं। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के भागों में विशेष तौर पर ऊपरी तथा गंगा के जिलों में जाट, अहीर, कुर्मी जैसे मध्य स्तरीय जातियों के पास काफ़ी मात्रा में शक्ति है। किनके पास? अहीर में, जट में, कुर्मी जैसे मध्य स्तरीय जातियों के पास काफ़ी शक्ति है तथा इन्हें प्रभुत्वपूर्ण परिस्थिति प्राप्त है। इनको एक अच्छी खासी स्टेटस इनका एक अच्छा खासा है। इनमें से कुछ क्षेत्रों में कृषिक जातियां बहुसंख्या हैं। बहुसंख्या मतलब कृषिक जो जातियां हैं, जो कृषि का कार्य करते हैं, वो बहुसंख्या में मिलेंगी तथा उनके पास पर्याप्त शक्ति है। उनके पास भी पर्याप्त शक्ति है। इन क्षेत्र में जातियों के मध्य राजनीतिक और आर्थिक अंतक्रिया एक अपूर्ण पदक्रम प्रदान करती है, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति बिखरी हुई है। हो सकता है कि अनुष्ठानिक और धर्मनिरपेक्ष शक्ति में भी सभी जगह साम्य ना हो। अनुष्ठानिक तौर पे बात की जाए या धर्मनिरपेक्ष की बात की जाए, इसमें भी समान ना हो, ये शक्तियाँ बटी समान ना हो, बिखरी हुई हों। इस क्षेत्र में जातियों के स्पष्ट स्तरीकरण का अभाव है तथा किसी एक जाति समूह में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के संकेंद्रीकरण का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक शक्ति बिखरी हुई है। तो बस हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। तो हमारा ये देखिए यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। इसमें बस ये चीज़ बात की गई कि जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं वो बिखरी हुई हैं और यही कारण है कि लोग अपना वोट बैंक जाति के आधार पर बना लेते हैं और जाति के आधार पर चुनाव में खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार कहीं ना कहीं अपनी जातियों के लोगों को वो आगे बढ़ाते हैं और एक ऊंचा वर्ग बन जाता है, जो दूसरी जातियों को कहीं ना कहीं उस पर दूसरी जातियों के लोगों में ये मतभेद उत्पन्न हो जाता है। वो भी इकट्ठे हो जाते हैं और गुट बना लेते हैं। इस प्रकार वो भी जातियाँ खड़ी हो जाती हैं। इसका राजनीतिक तौर पे कहा जाए तो जो जिनके पास संपन्न है, जो पूरी तरह से अच्छे संपन्न है, उनका प्रभुत्व होता है और जो अभी नहीं है, जो संपन्न नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उन्हीं के अनुसार वो प्रेरित होते हैं, देखकर ही या संग बना लेते हैं। तो इसमें बस हमने यही चीज़ें जानने की कोशिश की और इसमें कुछ खास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो यही समाप्त करते हैं आगे। थैंक यू सो मच।